नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सोवेट, बैचलर ऑफ आर्ट्स, वोकेशनल स्टडीज, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, बाम्स, सेमेस्टर 2, भड़े 182 हिंदी भाषा और संप्रेषण, खंड 1 हिंदी भाषा और संप्रेषण 1, इकाई 5 वर्णों का उच्चारण स्थान इकाई की रूपरेखा 5 शून्य उद्देश्य। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा के वर्णों के उच्चारण स्थान का समुचित परिचय प्राप्त करना है। वर्ण अथवा उनके उच्चारण के संबंध में विचार भाषा एवं व्याकरण के सबसे प्राथमिक एवं आवश्यक अंगों में से एक है। उच्चारण एवं उच्चारण स्थानों के आधार पर ही वर्णों के भेद, उनके वर्गीकरण या कोटियां निर्धारित की जाती हैं। आठ वर्णों का समुचित परिचय प्राप्त करने के लिए उनके उच्चारण संबंधी ज्ञान या उनके उच्चारण स्थानों की पहचान परम आवश्यक है। यहाँ इसी विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा। इस अध्ययन के क्रम में यहाँ दो शब्द व्याख्या सापेक्ष हैं, वर्ण एवं उच्चारण स्थान। सर्वप्रथम इन्हीं पर चर्चा की जाएगी और इसी आलोक में इस अध्याय में उच्चारण स्थानों पर विस्तार से चर्चा होगी। वर्ण की परिकल्पना को संक्षेप में दोहराए जाने से विषय की एक बेहतर समझ विकसित करना आसान होगा और इस तरह उच्चारण स्थान संबंधी अध्ययन को भी अधिक संपूर्णता में ग्रहण किया जा सकेगा। हिंदी वर्णमाला से हम सभी परिचित हैं और हमें यह भी ज्ञात है कि इसे दो भागों में बांटा गया है। स्वर एवं व्यंजन। ये स्वर एवं व्यंजन ही इस अध्याय में समस्त चर्चा का केंद्र रहेंगे। इस अध्याय में हम वर्णों की परिकल्पना के ज्ञान एवं उसके आलोक में उनके उच्चारण स्थानों तथा उसके आधार पर वर्णों के वर्गीकरण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 5 1 प्रस्तावना। ध्वनि भाषा का मूल आधार है। सामान्य जीवन में मनुष्य जब भाषा का प्रयोग कर रहा होता है तब वह बोलते या सुनते समय इन ध्वनियों को अलग अलग करके या खंडित करके ग्रहण नहीं करता। भाषिक व्यवहार के क्रम में ध्वनियां समन्वित रूप से प्रत्यक्ष होती हैं और सार्थक शब्दों, वाक्यों आदि का निर्माण करती हैं। किंतु भाषा में प्रत्येक ध्वनि का अपना अलग अस्तित्व है। जैसे कलम में प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म प्लस अ, यह सभी ध्वनियां संयुक्त हैं। जहाज में ज प्लस अ प्लस प्लस आ प्लस ज प्लस अ, राम में र प्लस आ प्लस म प्लस अ, सीता में स प्लस ई प्लस आ। इन ध्वनियों को पुनः खंडित करके ग्रहण नहीं किया जा सकता। इन ध्वनियों को मूल ध्वनियां कहा जाता है। इन मूल ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए पृथक पृथक ध्वनि चिह्नों का प्रयोग किया जाता है। इन ध्वनि चिह्नों को हम वर्ण कहते हैं। यहाँ ठहरकर एक और तथ्य समझना चाहिए कि दो भिन्न भाषाओं के मध्य भी ध्वनि साम्य हो सकता है या होता ही है। जैसे अंग्रेजी में हम सीता, राम या पीटर या कोई भी अन्य शब्द उच्चरित करें तो हिंदी से उसका कोई ध्वनि भेद नहीं होगा, क्योंकि दोनों भाषाओं में एक ही तरह की ध्वनियां हैं। किंतु लिखते समय हम दोनों भाषाओं में एक ही शब्द के लिए उच्चारण या ध्वनिगत सामय होने पर भी पृथक पृथक ध्वनि चिह्नों का प्रयोग करते हैं। हिंदी में लिखा गया शब्द राम, सीता या पीटर अंग्रेजी में राम, सीता या पीटर हो जाएगा। इस तरह हम समझ सकते हैं कि इन शब्दों में ध्वनि भेद नहीं है पर वर्ण भेद है। ये ध्वनि चिन्ह ही वर्ण हैं। जिस तरह ध्वनि का संबंध श्रवण एवं वाचन से है, ठीक उसी तरह वर्ण का संबंध लिखने, पढ़ने एवं देखने से है। इस तरह वर्ण उच्चरित ध्वनि का लिखित रूप है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी अर्थभेदक इकाई है। इन्हें पुनः खंडित नहीं किया जा सकता। जैसे कलम में प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म प्लस अ वर्ण प्रयुक्त हैं और क आदि इन वर्णों को इनसे छोटे किसी खंड में नहीं बांटा जा सकता।
यही नहीं, इन वर्गों के प्रयोग के क्रम से ही कलम कमल से भिन्न है। उच्चारण और अर्थ दोनों संदर्भों में। यही कारण है कि वर्णों की सीमित संख्या से हम असंख्य शब्दों के निर्माण में सक्षम हो पाते हैं। 5. दो वर्ण की परिभाषा। वर्ण मनुष्य की वागेंद्रियों द्वारा अभिव्यक्त ध्वनि की सबसे छोटी अर्थभेदक इकाई का व्यवस्थित एवं लिपिबद्ध रूप है। इस परिभाषा से वर्ण की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट हैं। यह सबसे छोटी इकाई है, अतः इसे पुनः खंडित नहीं किया जा सकता। यह भाषा में अर्थभेदकता का आधार है। इसका संबंध लिखने से है। इससे भाषा में व्यवस्था आती है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी में मूलतः 52 वर्ण हैं। इन वर्णों को दो भागों में विभक्त किया जाता है, स्वर एवं व्यंजन। इनका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। स्वर व्यंजन अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ओ औ क ख ग घ न च छ ज झ ट ठ ड ढ नड त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्रा ज्ञा श्र। वर्णमाला के इस विस्तृत अध्ययन के बाद हम स्वर एवं व्यंजन वर्णों को पृथक पृथक पहचान सकते हैं। संक्षिप्त रूप से बात करें तो हम कह सकते हैं कि स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी बाधा या अवरोध के होता है। इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। स्वरों के उच्चारण में वायु फेफड़ों से बाहर निकलती हुई मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। सामान्यतः इनके उच्चारण में कंठ एवं तालु का प्रयोग होता है तथा जिह्वा व ओष्ठ कहीं भी स्पर्श नहीं करते। अपवाद स्वरूप चाहे तो कोई कह सकता है कि उ एवं उ के उच्चारण में ओष्ठ प्रयोग में आते हैं, किंतु ध्यान रहे कि यहाँ भी वे स्पर्श नहीं करते। यही नहीं, स्वरों के संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि स्वर वर्ण व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण इनकी सहायता के बिना नहीं हो सकता। इस तरह हम स्वर वर्णों को परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि स्वर वे स्वतंत्र वर्ण हैं जिनके उच्चारण में वायु अबाध गति से मुख से बाहर निकलती है। स्वर वर्णों की विशेषताएं 5.2 1. उपरोक्त विवरण के आधार पर यदि स्वर की विशेषताओं को चिह्नित करने का प्रयास किया जाए तो वह निम्न होंगे। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। इनका उच्चारण अवरोध रहित होता है। इनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता आवश्यक नहीं। इनका उच्चारण देर तक किया जा सकता है। ये व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं। स्वर के उच्चारण में ध्वनि पूरे मुख विवर में गूंजती है। जिस तरह स्वरों के लिए कहा गया कि उनका उच्चारण बाधा रहित होता है, इस तथ्य के विपरीत हमें व्यंजन के लिए सर्वप्रथम यह समझना चाहिए कि इनका उच्चारण बाधा रहित नहीं होता। व्यंजन के उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में बाधा पड़ती है। दरअसल उच्चारण अवयवों अर्थात जिह्वा एवं निचले ओष्ठ द्वारा मुख के विभिन्न उच्चारण स्थलों पर वायु के मार्ग को अवरुद्ध कर इनका उच्चारण संभव होता है। मुख विवर के ऊपरी अंग जिनमें ऊपरी ओष्ठ, दंत एवं वर्क्स, तालु, मूर्धा, कोमल तालु, कंठ एवं स्वर यंत्र हैं। ये उच्चारण स्थल हैं जिन पर उच्चारण अवयव यानी जिह्वा एवं निचले ओष्ठ अपने परिचालन द्वारा अवरोध उत्पन्न कर भीतर से आती प्राण वायु को रोकते हैं। यह अवरोध क्षणांश का ही होता है और अवरोध के बाद झटके से हवा मुख विवर से बाहर निकलती है, जिससे उच्चारण संभव हो पाता है। इस कोटि में वर्णमाला केक से लेकर ह तक सभी वर्ण शामिल हैं। इनकी कुल संख्या 33 है।
व्यंजन वर्णों के संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से ही संभव हो पाता है। यही नहीं, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर की ध्वनि अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई होती है। अस्वर के बिना इन्हें उच्चरित नहीं किया जाता। जैसे यदि हम क, ख, ग, घ या किसी भी अन्य व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो वह प्लस अक, प्लस अख, प्लस ग, घ प्लस अघ यानी के संयोग से ही उच्चरित होता है। स्वर रहित व्यंजन को हलंत से प्रदर्शित किया जाता है। हलंत के लिए मूल व्यंजन अस्वर रहित व्यंजन के साथ उसके नीचे तिरछी रेखा लगाई जाती है। इस रेखा को हल कहा जाता है तथा अस्वर रहित व्यंजन जैसे ख घ को हलंत कहा जाता है। इस तरह हल लगाने का अभिप्राय है कि व्यंजन में स्वर वर्ण का पूरी तरह अभाव है। इस तरह के स्वर रहित व्यंजन को आधा व्यंजन कहने का भी सामान्य चलन है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यदि व्यंजन वर्ण को परिभाषित करने का प्रयास किया जाए तो कहा जा सकता है कि व्यंजन उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वतंत्र न होकर स्वर वर्णों पर आश्रित है एवं जिनके उच्चारण में वायु मुख में किसी न किसी रूप से बाधित होती है। 5.2 दो व्यंजन वर्णों की विशेषताएं। इस परिभाषा के आधार पर व्यंजन वर्णों की विशेषताओं को भी अलग से रेखांकित किया जा सकता है। व्यंजन वर्णों के परिचय एवं स्वरूप के स्पष्ट ज्ञान के लिए इन विशेषताओं को अलग से अवश्य चिह्नित किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से व्यंजन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। व्यंजन स्वतंत्र रूप से स्वयं उच्चरित नहीं होते। ये स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं। व्यंजन के उच्चारण में वायुमार्ग में अवरोध रहता है। व्यंजन के उच्चारण में वायु अबाध गति से नहीं निकलती। यह अवरोध उच्चारण अवयवों की स्थिति पर निर्भर करता है। स्वर की सहायता से उच्चरित होने के कारण इनका उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता क्योंकि उच्चारण के लिए व्यंजन स्वर की सहायता लेते हैं और ऐसे में उच्चारण का उत्तरांश बाद का अंश स्वर का उच्चारण ही रह जाता है। जैसे क व्यंजन के उच्चारण में प्लस होगा और अंततः अ की ध्वनि ही देर तक गूंज सकती है। क उच्चारण सीमित समय तक ही सुनाई देगा। व्यंजन का उच्चारण किसी स्थान विशेष से होता है। वह स्वरों की तरह पूरे मुख विवर में गूंजते नहीं हैं। व्यंजनों के इस विस्तृत विवेचन के पश्चात हम हिंदी भाषा की वर्ण व्यवस्था को पूर्णतः और पृथकतः पहचान सकते हैं और स्वर एवं व्यंजन वर्णों को एक दूसरे से पृथक भी कर सकते हैं। सामान्यतः व्यंजन वर्णों की संख्या 33 मानी गई है। इन्हें निम्न विवरण द्वारा स्पष्टतः समझा जा सकता है। क वर्ग क ख ग घ न, च वर्ग च छ ज झ, ट वर्ग ट ठ ड ढ न, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म 25, य र ल व 4, श श स ह 4, 25 + 8 33। यहाँ एक स्वाभाविक जिज्ञासा का निराकरण भी आवश्यक है और वह वर्णमाला में दिखने वाले बाकी वर्णों से संबद्ध है। वर्णमाला पर चर्चा के क्रम में यह सदैव बताया जाता है कि हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। यदि स्वर की संख्या हमने 11 मानी और उसके साथ ही हम यहाँ अनुस्वार अन एवं विसर्ग अ को भी जोड़े तो यह संख्या 13 होगी। अब यहाँ हमने 33 व्यंजनों की गिनती की। यदि इन्हें भी जोड़ दिया जाए तो अब तक की कुल संख्या 46 हुई। 52 वर्णों की कुल संख्या में अब भी 6 वर्णों की संख्या शेष है। 52 का यह पूरा आंकड़ा 4 संयुक्त व्यंजनों और 2 द्विगुण व्यंजनों के योग से पूरा होता है। व्यंजनों की गणना में भले केवल उपरोक्त 33 व्यंजनों की ही चर्चा की जाए। ये संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन हिंदी वर्णमाला का महत्वपूर्ण अंग हैं।
संयुक्त व्यंजनों की संख्या जैसा कि हमने कहा 4 है, इनमें क्ष, त्र, ज्ञ और श्र शामिल हैं और 2 द्विगुण व्यंजन और ढ हैं। व्यंजन वर्णों के वर्गीकरण एवं भेदों की चर्चा के क्रम में इन संयुक्त व्यंजनों एवं द्विगुण व्यंजनों पर विचार किया जाता है। यह हिंदी की वर्ण व्यवस्था के समुचित परिचय एवं सम्यक ज्ञान के लिए अनिवार्य है। इस तरह हिंदी भाषा की वर्णमाला के उपरोक्त विस्तृत परिचय के आलोक में अब यहाँ इनके उच्चारण स्थान संबंधी अध्ययन के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। 5.3 ध्वनि उत्पत्ति के स्थान। यहाँ ठहरकर ध्वनि उत्पत्ति के स्थान या यूं कहें कि उच्चारण स्थानों पर एक नज़र डालनी चाहिए जो ध्वनि उच्चारण को संभव बनाते हैं। हम जानते हैं कि उच्चारण का सामान्य अर्थ ध्वनि अथवा मुख से वर्णों को बोलना या कहना है, और इस क्रिया में हमारे मुख के बहुत से भाग सक्रिय होते हैं। ये मुख के भाग या जिन्हें हम अवयव कह सकते हैं, यही उच्चारण स्थान है। निम्न चित्र द्वारा उच्चारण अवयवों को अधिक सरलता से समझा जा सकता है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 1. कंठमार्ग। 2. भोजन नलिका। 3. स्वर यंत्र। 4. स्वर यंत्र मुख। 5. स्वर तंत्री। 6. अभिकाकल। 7. नासिका विवर। 8. मुख विवर। 9. अली जिवा। 10. कंठ। 11. कोमल तालु। 12. मूर्धा। 13. कठोर तालु। 14. वर्क्स। 15. दांत। 16. ओष्ठ। 17. जिह्वा मध्य। 18. जिह्वानोक। 19. जिह्वाग्र। 20. जिह्वा। 21. जिह्वा पश्च। 22. जिह्वा मूल। उपरोक्त चित्र पर दृष्टि वर्णों के उच्चारण स्थान एवं उनके भेदों की बेहतर समझ के लिए अनिवार्य है। मनुष्य मूलधार से वायु को ऊपर की ओर उठाते हुए मुख के अंदर जिह्वा की सहायता से वर्ण विशेष के उच्चारण के लिए विशिष्ट स्थान पर ले जाता है। मनुष्य की इस वायु चालन संबंधी क्रिया को प्रयत्न कहा जाता है तथा जिस स्थान पर वर्ण को वह उच्चरित करता है वह स्थान उच्चारण स्थान कहा जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि उच्चारण के समय भीतर से आती हुई श्वास वायु को मुख के अलग अलग अवयव विकृत करके बाहर निकालते हैं। जिन अवयवों द्वारा यह विकार उत्पन्न किया जाता है उन्हें ही उच्चारण स्थान कहते हैं। इस दृष्टि से ऊपरी जबड़े के अचल अवयव अर्थात न चलने या हिलने वाले अवयव यानी ऊपरी ओष्ठ, ऊपरी दांत वर्क्स, दंतमूल, कठोर तालु मूर्धा, कोमल तालु, कंठ और स्वर यंत्र प्रमुख उच्चारण स्थान हैं। ऊपरी ओष्ठ से लेकर पीछे तक इन अवयवों को आप स्वतः महसूस कर सकते हैं। इन उच्चारण स्थानों पर जब चल अवयव अर्थात मुख के भीतर के वे अंग जिन्हें ऊपर या नीचे की ओर हिलाया जा सकता है यानी जिह्वा एवं निचला ओष्ठ ऊपर की ओर जाकर हवा के मार्ग को अवरुद्ध करते हैं, तब भिन्न भिन्न वर्णों के उच्चारण संभव हो पाते हैं। यहाँ ध्यातव्य है कि निचले ओष्ठ मुख्य रूप से ऊपरी ओष्ठ और ऊपरी दंत पंक्तियों से टकराते हैं और इस भांति हवा का मार्ग रोकते हैं, जबकि शेष सभी स्थानों पर जिह्वा द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाता है। अवरोध की यह क्रिया जिह्वा के अग्र, मध्य अथवा पश्च किसी भी भाग द्वारा की जा सकती है और उच्चारण के स्वरूप पर इसका भी असर पड़ता है। कुल मिलाकर इस तरह जिस उच्चारण स्थान पर ये अवयव अवरोध उत्पन्न करते हैं उस आधार पर वर्णों के भेद किए जाते हैं। 5. 4. उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों के भेद। उच्चारण के स्थान को यदि आधार माने तो वर्णों के अवरोध स्थान मुख्यतः कंठ, मूर्धा, तालु, ओष्ठ और नासिका हैं और इन्हीं के अनुसार इनके भेदों का नामकरण मुख्य रूप से कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ्य और अनुनासिक्य माने जाते हैं। विस्तार से इन भेदों का परिचय निम्नलिखित है।
स्वर यंत्र मुखी वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वर यंत्र मुख से किया जाता है, उसे स्वर यंत्र मुखी कहते हैं। इसे काकल्य स्वरतंत्रीय उरस्य जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। हिंदी वर्णमाला में केवल ह इस श्रेणी में आता है। कंठ्य इस श्रेणी में वे सभी वर्ण सम्मिलित किए जाते हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ है। ये कंठ पर जिह्वा के अवरोध से उच्चरित किए जाते हैं और ये मुख्यतः जिह्वा के पिछले भाग के सहारे उच्चरित होते हैं। इसीलिए इन्हें कोमल तालव्य कहे जाने का भी चलन है। इस श्रेणी में स्वरों में से अ एवं आ के साथ विसर्ग अ शामिल है। व्यंजनों में क वर्ग के सभी व्यंजन इसमें शामिल हैं। कुछ विद्वान ह को भी इसी वर्ग में रखने के हिमायती है। आथ कंठ्य वर्णों की सूची निम्न है। अ तथा क ख ग घ न। तालव्य उच्चारण की क्रिया में जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है उन्हें तालव्य कहते हैं। तालु पर जिह्वा के स्पर्श से ये वर्ण बोले जाते हैं। स्वर वर्णों में इस श्रेणी में इ एवं ई स्वर शामिल हैं। दूसरी ओर व्यंजनों की श्रेणी में संपूर्ण च वर्ग तथा अंतःस्थ व्यंजन य तथा ऊष्म व्यंजन में श शामिल हैं। आथ तालव्य वर्णों की सूची निम्न है। इ तथा च छ ज झ अ य श। मूर्धन्य जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है वे मूर्धन्य कहे जाते हैं। इस श्रेणी में मूर्धा पर जिह्वा के स्पर्श से उच्चारण संभव होता है। स्वरों में केवल रि इस श्रेणी में शामिल है। दूसरी ओर व्यंजनों में संपूर्ण त वर्ग अंतःस्थ व्यंजन में से र तथा ऊष्म व्यंजन में से श शामिल हैं। मूर्धन्य वर्णों का विवरण निम्न है। रि तथा ट ठ ड ढ न र श। ऋण सहायता से है। ओष्ठ्य जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठों की सहायता से होता है उन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। इन्हें द्वयोष्ठ्य भी कहा जाता है। दोनों ओष्ठों की सहायता से इनका उच्चारण संभव हो पाता है। इस श्रेणी में स्वीकृत स्वरों में उ एवं उ हैं। दूसरी ओर व्यंजनों में इस वर्ग में संपूर्ण प वर्ग शामिल किए जाते हैं। आथ ओष्ठ्य वर्णों का विवरण निम्न है। उप उ तथा प फ ब भ म। दंत्य वर्णों से अभिप्राय उन वर्णों से है जिनका उच्चारण दांतों पर जिह्वा के लगने से होता है। इस श्रेणी में व्यंजनों में पूरा त वर्ग अंतःस्थ व्यंजन से ल तथा ऊष्म से सम्मिलित हैं। वर्त्स्य जिन वर्णों का उच्चारण वर्क्स यानी मसूड़े और जिह्वाग्र की सहायता से होता है उन्हें वर्स्य कहते हैं। इस वर्ग में व्यंजनों में से ल स र शामिल हैं। कुछ विद्वान न को दंत्य न मानकर वर्त्स्य की कोटि में रखते हैं। कंठ तालव्य जिन वर्णों का उच्चारण कंठ एवं तालु के सम्मिलित प्रयास से संभव हो पाता है वे कंठ तालव्य कहे जाते हैं। ये कंठ और तालु पर जिह्वा के स्पर्श से बोले जाते हैं। इस श्रेणी में ए और ए स्वर सम्मिलित हैं। कंठोष्ठ्य कंठ और ओष्ठों के सम्मिलित प्रयास से जिन वर्णों का उच्चारण संभव हो पाता है उन्हें कंठोष्ठ कहते हैं। कंठ द्वारा जिह्वा और ओष्ठों के कुछ स्पर्श द्वारा इनका उच्चारण किया जाता है। इस श्रेणी में ओ और औ स्वर शामिल हैं। दंत्योष्ठ्य वे वर्ण जिनका उच्चारण ऊपर के दांत एवं नीचे के होठों की सहायता से होता है उन्हें दंत्योष्ठ्य कहते हैं। इस वर्ग में व आता है। कुछ विद्वान फ व्यंजन को भी इस वर्ग में रखते हैं। अनुनासिक नासिक्य इस वर्ग में मुख और नासिका से उच्चरित होने वाले वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण मुख और नासिका के सम्मिलित योग से होता है। इस कोटि में स्वरों में से अनुस्वार अंग और व्यंजनों में सभी पंचमाक्षरों को शामिल किया जाता है। इस तरह न एवं म इस वर्ग में आते हैं। उपरोक्त विस्तृत वर्णन से उच्चारण स्थानों के आधार पर वर्णों के भेद पूर्णतः स्पष्ट हैं।
अधिक स्पष्टता के लिए इन्हें एक बार तालिका में देख लेना चाहिए। कंठ्य अ आ अ क ख ग घ न ह। तालव्य ई च छ ज झ न य श। ओष्ठ्य उ प फ ब भ म। मूर्धन्य री ट ठ ड ढ न श र। कंठ तालव्य ए ए। कंठोष्ठ्य ओ औ। दंत्य त थ द ध न ल स। वत्स्य लक स र न। दंतोष्ठ्य व फ। स्वरयंत्रमुखी ह। अनुनासिक नासिक्य अन न न न न म। इस तरह उच्चारण के आधार पर वर्णों के वर्गीकरण के आधार एवं उसके प्रमुख भेदों को आप उपरोक्त चर्चा से स्पष्टतः ग्रहण कर सकते हैं। 5.5 सारांश। इस इकाई का उद्देश्य हिंदी भाषा के वर्णों व उनके उच्चारण स्थानों से आपको भली प्रकार परिचित कराना था। आप यहाँ विस्तृत रूप से हिंदी भाषा की वर्ण व्यवस्था को भी समझ सके हैं। समूची वर्ण व्यवस्था को समझने के उपरांत स्वर व व्यंजन की बेहतर समझ विकसित की जा सकती है, साथ ही इनकी विशेषताएं भी जानी जा सकती है। इस अध्याय में उच्चारण स्थान संबंधी विस्तृत जानकारी भी प्राप्त की जा सकी। इन उच्चारण संबंधी इन नियमों के आधार पर वर्ण व्यवस्था व उसके उच्चारण से संबंधित विस्तृत अध्ययन द्वारा भाषा उच्चारण की बेहतर समझ विकसित की जा सकती है। इससे उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण और भाषा की एक बेहतर समझ का विकास संभव होता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।